Hi guys, so we were doing chapter number 9, GDP and price level in the short run. Till now we have covered aggregate demand, this page number 9.5, and aggregate supply as well. This we have covered, and we have covered macroeconomic equilibrium as well, right? So intersection of aggregate demand and aggregate supply curve leads to the equilibrium, and this at this equilibrium price level OP is determined and GDP OY is determined. Alright, now we'll go ahead with aggregate demand shocks and aggregate supply shocks. Basically aggregate demand और aggregate supply हम लोग पढ़ चुके हैं. Shocks related to them is a shift in aggregate demand and aggregate supply, right? So now see, a shift in either aggregate demand और सप्लाई, SRAS मीन्स शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई, तो इसको हम एग्रीगेट सप्लाई भी बोल सकते हैं. अ शिफ्ट इन ईदर इन AD और इन AS कर्व विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन प्राइस लेवल एंड GDP. जैसे हमने ये देखा था, ये दोनों के इंटरसेक्शन पे हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम GDP फिक्स होता है. अगर इन दोनों कर्व में चेंज होगा, शिफ्ट होगा, जैसे कि अगर सप्लाई कर्व मेरा यहाँ से यहाँ हो जाता है तो मेरा इक्विलिब्रियम भी यहाँ से यहाँ आ जाएगा, या फिर मेरा डिमांड कर्व इससे राइट वर्ड शिफ्ट होता है, लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होता है, तो मेरा इक्विलिब्रियम चेंज होगा. इक्विलिब्रियम चेंज होने से मेरा प्राइस भी चेंज हो जाएगा और GDP लेवल भी चेंज हो जाएगा, राइट? सो अ शिफ्ट इन AD और SRAS अकर्स कब कब? जब देयर इज एग्रीगेट डिमांड शॉक्स या एग्रीगेट सप्लाई शॉक्स. तो हम वन बाय वन पकड़ेंगे. एग्रीगेट डिमांड शॉक्स का मतलब अ शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड कर्व इज कॉल्ड एग्रीगेट डिमांड शॉक. और राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब क्या होगा? अगर ये मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व है, राइट वर्ड शिफ्ट का मतलब मेरी एग्रीगेट डिमांड बढ़ गई, यहाँ से यहाँ हो गई, राइट? विच मीन्स a shift in aggregate demand curve depicts an increase in aggregate demand, which means at all the price levels spending decisions will now be constant with the higher level of GDP. और अगर मैं बात करूँ leftward aggregate demand की, तो मतलब aggregate demand मेरा कम हो गया. These aggregate demand shocks arise because of change in investment and government spending. मतलब हमने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि AD इज इक्वल्स टू C प्लस, हमने एग्रीगेट एक्सपेंडिचर अप्रोच से पढ़ा था ना कि C एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज C प्लस I प्लस G. अगर मैं अभी एक्सपोर्ट्स को इग्नोर करूँ तो बेसिकली मेरी एग्रीगेट डिमांड में चेंज किस वजह से आता है? कौन से तीन फैक्टर? C, I and G, राइट? वो यही कह रहा है कि एग्रीगेट डिमांड शॉक्स अराइज होते हैं बिकॉज ऑफ चेंज इन I और चेंज इन G. क्योंकि C तो मेरा चेंज होता है बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम, और इनकम हम मानेंगे यहाँ पे कि कांस्टेंट होती है. इसीलिए मेरा एग्रीगेट डिमांड क्यों चेंज होता है या क्यों शिफ्ट होता है एग्रीगेट डिमांड? बिकॉज ऑफ चेंज इन I फैक्टर एंड G फैक्टर, राइट? नाउ सी इन दिस डायग्राम, मेरा ओरिजिनली AD कर्व ये था, सप्लाई कर्व ये था, इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था. एट दिस इक्विलिब्रियम पॉइंट OP इज़ माई प्राइस एंड OY इज़ माई रियल GDP. एंड aggregate demand, a shift, or because of aggregate demand shock, that means increase in aggregate demand, मेरा क्या हुआ? इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, देयर बाय गिविंग राइज टू माई प्राइस लेवल एंड द GDP लेवल. दोनों मेरे बढ़ गए. प्राइस OP से OP 1 हो गया और GDP OY से OY 1 हो गया. ऑल राइट, नाउ दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, यू कैन इग्नोर दिस टॉपिक, चेंज इन प्राइस लेवल एंड मल्टीप्लायर, लीव दिस. नाउ विल मूव टू एग्रीगेट सप्लाई कर्व, एग्रीगेट सप्लाई शॉक, सॉरी, पेज नंबर 9.7. डायरेक्टली इग्नोर द मिड टॉपिक्स. देन एग्रीगेट सप्लाई शॉक मीन्स जैसे सिमिलर सिंपल था एग्रीगेट डिमांड कर्व में शिफ्ट को हम एग्रीगेट डिमांड शॉक्स बोलते थे, इसी तरीके से शिफ्ट इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व को हम, ये वाला एग्रीगेट सप्लाई कर्व को शिफ्ट को हम एग्रीगेट सप्लाई शॉक बोलेंगे. नाउ सी, अ शिफ्ट इन SRAS, शॉर्ट रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व, इज कॉल्ड एज एग्रीगेट सप्लाई शॉक. दीज शॉक्स आर ड्यू टू, क्यों सप्लाई शिफ्ट होती है? क्योंकि जैसे वहाँ पे हम डिमांड बोल रहे थे I और G की वजह से, यहाँ पे हम सप्लाई क्यों चेंज होती है? बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस. हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, चेंज इन सप्लाई बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइसेस ऑफ इनपुट्स एंड एफिशिएंसी ऑफ रिसोर्सेज.
तो अगर इनपुट का प्राइस मतलब मैं जो रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर खरीदता है उसमें चेंज आएगा तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है, देयर बाय लीडिंग टू रिडक्शन इन सप्लाई. सो वही लिखा है, एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ आउटपुट एंड फॉल इन द प्रोडक्टिव रिसोर्सेज डिक्रीजेज द एग्रीगेट सप्लाई कर्व. और वो क्या हो जाता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाता है. एन एग्रीगेट सप्लाई कर्व विल इंक्रीज अगर इनपुट प्राइसेस मेरे फॉल हो जाएंगे और प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी. एज अ रिजल्ट इन द SRAS कर्व विल शिफ्ट राइटवर्ड. एन इंक्रीज इन एग्रीगेट सप्लाई कर्व कॉजेज अ फॉल इन द प्राइस लेवल एंड इंक्रीज इन GDP. यहाँ पे ऑपोजिट चलता है. कैसे, देखो ये वाला मेरा एग्रीगेट डिमांड ये था, एग्रीगेट सप्लाई ये था, यहाँ पे मेरा इक्विलिब्रियम था OP एंड दिस इज़ द GDP OY. एन इंक्रीज इन सप्लाई का मतलब सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ पर हो गया, तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ से E1 आ गया. इसकी वजह से मेरा GDP बढ़ गया लेकिन प्राइस लेवल कम हो गया. होप इज इट्स क्लियर. यू कैन रीड दिस होल स्टाफ जो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, यही होगा. इसकी वजह से क्या होगा, मेरा एग्रीगेट डिमांड कम हो गई और देयर इज़ अ सप्लाई, क्योंकि सप्लाई बढ़ गई तो इट विल लीड टू अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, जिस वजह से मेरा प्राइस जो है वो गिर गया. ऑल राइट. रिजल्ट इज एग्रीगेट सप्लाई शॉक की वजह से क्या होता है, प्राइस लेवल एंड रियल GDP चेंजेस हो जाते हैं टू चेंज इन ऑपोजिट डायरेक्शन. इंक्रीज इन सप्लाई से प्राइस लेवल कम हो जाता है और आउटपुट बढ़ जाता है विद अ डिक्रीज इन सप्लाई. सप्लाई कम होगी तो इसका वाइस वर्सा हो जाएगा, प्राइसेस बढ़ जाएंगे और आउटपुट फॉल हो जाएगा. ऑल राइट. I hope this chapter number 9 is over now. I'll move to chapter number 10. Chapter number 10 का I think मैंने एक टॉपिक लास्ट वाला इकोनॉमिक ग्रोथ एंड साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस करवाया था आप लोगों को. साहिब एंड संध्या अटेंडेड द क्लास. देन नाउ I'll move to chapter number 10, GDP and price level in the long run. इसमें सबसे पहले मैंने पोटेंशियल GDP और एक्चुअल GDP की क्लास आई थिंक सबने अटेंड करी थी, वहाँ पे बताया था. एक्चुअल GDP मीन्स हम एक्चुअली कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं. पोटेंशियल GDP मीन्स लॉन्ग रन में हमारे कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली कितना प्रोडक्शन या आउटपुट हम जनरेट कर सकते हैं. ऑल राइट. सो दिस इज सेम. आउटपुट और GDP गैप मीन्स द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल और एक्चुअल GDP. The potential output is the total output that can be produced when all the productive resources are being used at their normal rate of utilization. That means ये बात कर रहा है potential GDP की. Now, when a nation's actual output diverges from its potential output, output का मतलब यहाँ पे GDP ही है, तो difference between the potential GDP and actual GDP हम बोलते हैं GDP gap और output gap. अब दो केस हो सकते हैं, जब एक्चुअल ज़्यादा है पोटेंशियल GDP से, या फिर दूसरा जब पोटेंशियल ज़्यादा है एक्चुअल से, व्हेन एक्चुअल इज लेस देन द पोटेंशियल. राइट. और इक्विलिब्रियम, मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम सिचुएशन वो होती है जब दोनों इक्वल होते हैं, देयर इज नो गैप बिटवीन द पोटेंशियल GDP एंड एक्चुअल GDP. ऑल राइट. नाउ हम स्टडी करते हैं इस गैप की वजह से बिटवीन द potential GDP and actual GDP, there gets created inflationary gap and deflationary और recessionary gap. तो जब हमारा एक्चुअल GDP ज़्यादा होता है तब क्या होता है, और जब पोटेंशियल GDP ज़्यादा होता है तब क्या होता है, हम स्टडी करेंगे. नाउ सी, सबसे पहले इन्फ्लेशनरी आउटपुट गैप. GDP गैप का मतलब डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल GDP जिसे हम Y स्टार से डिनोट करते हैं और एक्चुअल GDP जिसे हम Y बोलते हैं. लॉन्ग रन में पोटेंशियल GDP हमें वर्टिकल लाइन से शो होता है लाइक दिस. दैट मीन्स कि हमारा पोटेंशियल GDP का मतलब ही वही है कि लॉन्ग रन में हम पोटेंशियल GDP को ऑब्टेन करते हैं, राइट, अटेन करते हैं. सो potential GDP is shown by a vertical line because it refers to a given constant level of GDP. क्योंकि वो मैक्सिमम लेवल होता है कि इतनी लॉन्ग रन में जाकर के हमारी सप्लाई या पोटेंशियल GDP हमारा इतना होगा. whereas एक्चुअल GDP किससे डिटरमाइन होता है हमारा, जब एग्रीगेट डिमांड कर्व इंटरसेक्ट्स द एग्रीगेट सप्लाई कर्व एंड देयर इज़ नो टेंडेंसी ऑफ प्राइसेस टू डेविएट. बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई से जो हमारा GDP लेवल डिटरमाइन होता है उसको हम बोलते हैं हमारा एक्चुअल GDP. बट जनरली क्या होता है, एक्चुअल आउटपुट एक्सीड्स पोटेंशियल आउटपुट,
तब प्राइसेस जो है वो गिरने लग जाते हैं। किस तरीके से, देखो ये इंटरसेक्शन ऑफ AD और AS हमारा डिटरमाइन करता है एक्चुअल GDP और इक्विलिब्रियम GDP Y, ठीक है। लेकिन मेरा पोटेंशियल GDP कितना था, Y स्टार, हम इतना GDP ऑब्टेन कर सकते थे। इसकी कमी की वजह से अब एक्चुअल में यहाँ पे कमी है कि ज़्यादा है, यहाँ पे देखो मेरा एक्चुअल GDP ज़्यादा है जबकि पोटेंशियल GDP मेरा कम था, जिस वजह से मेरा क्या हो गया, इन्फ्लेशन क्रिएट हो गया और इन्फ्लेशनरी गैप आ गया आउटपुट या GDP में। और वो गैप कितना होगा, डिफरेंस बिटवीन दिस Y स्टार एंड Y। ऑल राइट, लेट्स सी, दिस Y माइनस Y स्टार इज द इन्फ्लेशनरी गैप। इट शोज कि फर्म ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं अपनी नॉर्मल कैपेसिटी से, दे माइट बी मेकिंग लेबर वर्क ओवर टाइम, जिस वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट होता है। दिस गैप बिटवीन द एक्चुअल आउटपुट एंड पोटेंशियल आउटपुट इज नोन एज इन्फ्लेशनरी गैप। अंडर द कंडीशंस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, firms are producing more than their normal capacity and firms are earning abnormal profits. This situation is also known as profit oriented inflation. जब firms abnormal profits earn करती है तो अपने laborers को higher wages भी दे देती है and it leads to cost push inflation as well. All right? अब अभी हमने देखा कि इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है। अब इसको हम आगे एक टॉपिक है कि इसे हम कम कैसे करें, मैं साइमल्टेनियसली ही कवर करा रही हूँ क्योंकि अभी आपको इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब समझ में आ गया है तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसे कम कैसे किया जाए। लास्ट टॉपिक है हमारा गवर्नमेंट पॉलिसी टू रिड्यूस इन्फ्लेशनरी गैप। ये हाउ गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर द रिमूवल ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप। इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब अभी हमने पढ़ा एक्चुअल GDP और पोटेंशियल GDP का डिफरेंस। नाउ सी, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था इन दोनों का डिफरेंस होता है इन्फ्लेशनरी गैप। तो इसको कम कैसे किया जाएगा, यहाँ पे मेरा एक्चुअल GDP था, यहाँ पे मेरा पोटेंशियल GDP था। इसको कम करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, अपनी सप्लाई कर्व को कम कर देगी। दैट मीन्स सप्लाई को कम कर देगी तो उससे क्या होगा, मेरा SRAS लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा तो मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ आ जाएगा, देयर बाय किस लेवल पे आ जाएगा, मेरा पोटेंशियल GDP के लेवल पे। तो मेरा इन्फ्लेशनरी गैप जो है वो ख़त्म हो जाएगा। एक ये तरीका है, देर आर 2 ways टू रिमूव इन्फ्लेशनरी गैप। वन इज़ टू ब्रिंग अबाउट अ लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। मैंने अपनी सप्लाई कम कर दी तो मेरा पोटेंशियल एक्चुअल GDP जो है वो पोटेंशियल GDP के इक्विवेलेंट पहुंच गया। अब बात दूसरा तरीका क्या है कि मैं अपनी एग्रीगेट डिमांड को बढ़ा दूँ। देखो यहाँ पे 2 कर्व थे, एक ये और एक ये। अभी मैंने क्या करा था, इससे कम कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, इसको भी कम कर दूँ तो भी यही होगा। सी, यहाँ पे मैंने एग्रीगेट डिमांड ये था, मेरा ओरिजिनल एक्चुअल GDP ये था, तो अदर वे वाज कि मैं एग्रीगेट डिमांड को भी कम कर दूँ। इन दैट केस एज वेल मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ आ गया और एक्चुअल GDP यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। दिस विल रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी गैप, राइट। सो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए बेसिकली दीज आर दी गवर्नमेंट पॉलिसीज। ऑल राइट, नेक्स्ट इज डिफ्लेशनरी गैप और रिसेशनरी गैप, जहाँ पे इसका उल्टा होता है, मेरा एक्चुअल कम है और पोटेंशियल ज़्यादा है। लाइक दिस, सी यहाँ पे थे हम, इन्फ्लेशनरी हमने पढ़ा, नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिफ्लेशनरी। डिफ्लेशनरी का मतलब पोटेंशियल GDP ऑप्टिमम आउटपुट है कि हम इतना अचीव कर सकते हैं, वो ज़्यादा है और हम एक्चुअल कम है हमारा, अभी हमने कम प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको दूर करने के लिए डिफ्लेशनरी गैप को हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, हमें ज़्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा। नाउ सी, एन ऑप्टिमम आउटपुट दैट फर्म्स कैन प्रोड्यूस एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस। एक्चुअल आउटपुट कैसे डिटरमाइन होता है, जब AD और AS इंटरसेक्ट करते हैं, ये वाला। इस केस में फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग बिलो देयर नॉर्मल कैपेसिटी। जो गैप है बिटवीन पोटेंशियल आउटपुट एंड एक्चुअल आउटपुट शोज दैट द फर्म आर सेलिंग बिलो देयर नॉर्मल सेल्स, और प्राइस जो है वो मेरा फॉल कर जाता है। दिस गैप बिटवीन दी पोटेंशियल आउटपुट एंड रियल आउटपुट को हम बोलते हैं रिसेशनरी गैप। ऑल राइट, जिस वजह से मेरे प्राइसेस जो है वो फॉल कर जाते हैं। ठीक है, नाउ हाउ टू बेसिकली करेक्ट दीज डिफ्लेशनरी गैप। आइए लास्ट टॉपिक में, गवर्नमेंट पॉलिसी टू
रिमूव रिसेशनरी गैप. रिसेशनरी गैप मतलब डिफरेंस बिटवीन हमारा जो जीडीपी है वो काफ़ी कम है पोटेंशियल जीडीपी से. सिमिलर टू इन्फ्लेशनरी गैप यहाँ पे भी 2 वेज हैं. हमारा ओरिजिनल जीडीपी होता है यहाँ पर ये वाला, ये मेरा बहुत कम है पोटेंशियल जीडीपी से. मुझे इस पॉइंट से यहाँ पर आना है. तो हम क्या करेंगे, हम अपने एक वे है हमारा, देखो इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट अपने फिस्कल पॉलिसी यूज़ करेगी, वेज रेट और अदर इनपुट्स को कम कर देगी सो दैट हमारा जो सप्लाई कर्व है वो बढ़ जाए. किस तरीके से बढ़ेगा, हमें अगर इस पॉइंट से इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आना है तो सप्लाई कर्व को बढ़ा दूंगी मैं. एक तरीका तो ये है. दूसरा तरीका मैं एग्रीगेट डिमांड कर्व को बढ़ा दूंगी, यहाँ से यहाँ चले जाऊँगे. जैसे हमने पहले भी 2 वेज से था. अगर मैं सप्लाई कर्व को बढ़ा देती हूँ तो मेरा इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ आ जाएगा. सप्लाई कर्व किस तरीके से बढ़ेगा, गवर्नमेंट क्या करेगी, फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंट करके वेज रेट्स और अदर इनपुट्स के प्राइसेस है जो कम कर देगी. अगर प्राइसेस कम हो जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होंगे. पीपल विल बी विलिंग टू सप्लाई मोर और सप्लाई कर्व जो है वो मेरा राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा. ऑल राइट. और हमारा ये वाले पॉइंट से हम इस पे आ जाएंगे तो मेरा एक्चुअल जीडीपी जो है वो पोटेंशियल जीडीपी के इक्वल हो जाएगा. अनदर वे हम क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड को टारगेट करते हैं. हम एग्रीगेट डिमांड कर्व को यहाँ से यहाँ राइट वर्ड शिफ्ट करने का मतलब इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड. इंक्रीज इन एग्रीगेट डिमांड करने के लिए गवर्नमेंट क्या पॉलिसी अडॉप्ट करेगी, डिमांड को बढ़ाना है मतलब कंजम्पशन बढ़ानी पड़ेगी. तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्सेस को कम कर देगी. और जी वाला फैक्टर, एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, C + I + G. तो C को करने के लिए टैक्सेस को कम कर देगी और G को बढ़ा देगी. तो दैट मीन्स हमारी एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी. सो टैक्सेस कम करके और इंक्रीज्ड स्पेंडिंग या एग्रीगेट स्पेंडिंग, इंक्रीज स्पेंडिंग से मतलब हमारा यहाँ पे टैक्सेस कम हो गए तो ऑब्वियसली कंजम्पशन बढ़ गई. कंजम्पशन के बढ़ते ही एग्रीगेट डिमांड भी मेरा बढ़ जाएगा. एग्रीगेट डिमांड बढ़ी तो एडी कर्व मेरा राइट वर्ड शिफ्ट हुआ. शिफ्ट होते ही इक्विलिब्रियम यहाँ से यहाँ आ गया और मेरा अगेन हमारा एक्चुअल जीडीपी जो है वो पोटेंशियल जीडीपी के इक्विवेलेंट हो. सो दीज वर द 2 वेज हाउ टू एलिमिनेट डिफ्लेशनरी और रिसेशनरी गैप. ऑल राइट. सो दीज 2-3 टॉपिक्स हैव ऑलरेडी बीन कवर्ड. इकोनॉमिक ग्रोथ और साइक्लिकल फ्लक्चुएशंस का मैं करवा चुकी हूँ. आई थिंक देयर इज़ नो मोर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लेफ्ट इन दीज चैप्टर्स. सी 9 और 10 चैप्टर में सिर्फ शॉर्ट रन और लॉन्ग रन का फ़र्क है. दोनों में ही हम जीडीपी और प्राइस लेवल की बात करते हैं. 10 चैप्टर में ये वाला टॉपिक हम कर चुके हैं. लेफ्ट इज लॉन्ग रन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एग्रीगेट डिमांड शॉक्स एंड कॉन्ट्रैक्शनरी शॉक्स एंड एग्रीगेट डिमांड. आई थिंक नॉट वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कभी आया नहीं है अभी तक पेपर में. ठीक है, तो नो नीड टू स्पेंड मच टाइम ऑन दिस. स्टिल मुझे अगर रिविजन कराते हुए इम्पॉर्टेंट लगेगा तो आई विल कवर एट दैट टाइम. नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट नाउ. राइट. सो फ्रॉम माई एंड चैप्टर नंबर 9 and 10 आर ओवर. ऑल राइट. थैंक यू.